नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सफल बिजनेस वुमन की कहानी बताने जा रहा हूं जिसका नाम है हसीना। एक ऐसा नाम जिसने मेहनत, लगन और जुनून से अपने सपनों को हकीकत में बदला है। दोस्तों, हसीना की ये कहानी सिर्फ प्रेरणादायक नहीं बल्कि ये साबित करती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई मंजिल दूर नहीं होती। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे हसीना ने अपनी पहचान बनाई? तो चुनिए। मैं जैसे ही 18 की हुई, मम्मी के ऊपर फिर प्रेशर बनने लगा कि आप लड़की है, शादी करवा दो। इसको ज्यादा पढ़ा के क्या करना है, क्या ही कर लेगी। हालात फिर वहीं आके खड़े हो गए थे जहां से मैंने स्टार्ट किया था। शादी के बाद भी के स्ट्रगल है। 13 साल जब बीत गए, रोज घर में झगड़े होते थे, रोज कुछ ना कुछ होता था। अब बेटी बड़ी हो रही थी, बेटी को समझ में आ रहा था कि घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो मैंने घर छोड़ना बेहतर समझा। कभी कभी दोस्तों से पैसे मांग लिए, भाइयों से पैसे मांग लिए, लेकिन कब तक चलेगा और कब तक क्या करूंगी। तब सोचा कि खुद का भी कुछ करना है। खुद को बहुत इम्प्रूव किया, अपनी स्किल को बहुत इम्प्रूव किया, बहुत सारी प्रैक्टिस की। आज मैं महीने का 4 से 5 लाख कमाती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रही हूँ जिसने 9 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया और एक गरीब घर से पैदा हुई थी। और पिता को खोने के बाद बहुत सारे स्ट्रगल के बाद शादी भी नहीं चली, लेकिन वो टूटी नहीं क्योंकि उसे जीना था, उसे खड़ा होना था। अपने 2 बच्चे थे, उनको संभालना था और आज वो अपना बिजनेस चला रही है, महीने का 5 से 6 लाख कमा रही है और एक अच्छी लाइफ जी रही है इंडिपेंडेंटली। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ उसकी कहानी की ओर। नमस्कार, मेरा नाम हसीना है। मैं फाउंडर हूँ HNIPMU अकेडमी एंड स्टूडियो की और यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। बहुत कठिनाइयों का सामना करके मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो वो जो लड़की बताई थी वो मैं ही हूँ। मेरा जन्म मुंबई में हुआ और हम 3 भाई बहन हैं और अम्मी अब्बा हम पांचों अपनी लाइफ में बहुत सुकून से जी रहे थे। अब्बा एक ड्राइविंग मास्टर थे और वो ड्राइविंग सिखाते थे, तो वो रोज सुबह की तरह अपने काम पर चले जाते और रात में लौट के आते। हम साथ में बैठ के खाना खाते। यही सुकून भरी लाइफ चल रही थी। और एक दिन जब अब्बा सुबह निकले हमें प्यार करके कि मैं शाम में आऊँगा और बाहर ले जाऊँगा, लेकिन वो शाम आई ही नहीं। हम रात भर इंतजार करते रहे, अब्बा नहीं आए, कुछ पता नहीं चला। तब फोन नहीं हुआ करता था, घर में टेलीफोन नहीं होता था, आसपास पड़ोस में फोन होता था। वहाँ फोन बजा और पता चला कि अब्बा का एक्सीडेंट हो गया है, अब्बा की डेथ हो गई है। और हमारी दुनिया वहीं थम गई। वहीं कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें और कैसे करें, क्योंकि वो एक सोल ब्रेड विनर थे हमारे घर के लिए। वो वही कमाने वाले थे और हमारा घर उन्हीं से चल रहा था। मम्मी एक हाउसवाइफ थी, वो कुछ नहीं कमाती थी, तो क्या ही होता और क्या करते पता नहीं। जब अब्बा की डेथ का सुना तो अम्मी और हम सब सपने में चले गए। मैं मात्र 9 साल की थी, मेरे भाइयों तो मेरे से भी छोटे थे, तो उनको तो पता भी नहीं कि अब्बा हमारी लाइफ में से चला गए थे। छोटे वाले भाई के लिए तो अम्मी ही सब कुछ है। आज भी उसको तो याद भी नहीं कि अब्बा हमारी लाइफ में कभी हुआ करते थे। अब्बा की जाने के बाद मम्मी अकेली रह गई। मम्मी क्योंकि पढ़ी लिखी भी नहीं थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या ही करेंगे और कैसे करेंगे। कुछ खानदान वालों ने थोड़ी बहुत हेल्प की, लेकिन वो पूरी नहीं होती थी, क्योंकि पढ़ाई भी करवानी थी 3 बच्चों को और लाइफ भी जीनी थी। तब घर वालों ने सजेस्ट किया कि बेटों को पढ़ा दो, बेटी को नहीं पढ़ाना है। मम्मी ने तब साड़ी बेचना शुरू किया और थोड़ा बहुत कमाने लगी ताकि वह मुझे पढ़ा सके, क्योंकि वो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी। उसको इतना था कि मेरी बेटी पढ़े और खुद कुछ कर पाए। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश की। थोड़े बड़े हुए तो घर के स्ट्रगल और बढ़ गए। समझ नहीं आता था कि कैसे कवर अप करें, तो भाइयों ने और हमने सब ने कॉल सेंटर जाना शुरू किया। छोटे मोटे जॉब्स किए, कहीं टेली मार्केटिंग की, सेल्स का जॉब किया, काउंटर सेल्स भी किया ताकि घर के खर्चे कर सकें और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। बीते गए दिन और मेरा 10 और 12 भी खत्म हुआ। मैं जैसे ही 18 साल की हुई, मम्मी के ऊपर फिर प्रेशर बनने लगा कि आप लड़की है, शादी करवा दो, इसको ज्यादा पढ़ा के क्या करना है, क्या ही कर लेगी, सिर्फ घर पे जाना है और अपनी जिंदगी जीना है, शादी करवा दो। बीइंग अ मुस्लिम फैमिली ये बहुत सारी चीजें होती है कि मुस्लिम घर में लड़की को काम करने की भी अनुमति नहीं होती और मुझे भी नहीं थी। जब मैंने जॉब करना शुरू किया तो लोगों ने बोला कि बाहर जाती है, आवारागर्दी करती है, लड़कों से दोस्ती बनाती है, तो ये गलत ही होगी, इसकी शादी करा के दे दो ताकि यह अपनी लाइफ में कहीं सेटल्ड हो जाए, नहीं तो कुछ गलत कर देगी। तो मम्मा ने फिर रिश्ते ढूंढने लगे। बहुत से रिश्ते ऐसे भी आए जो डिवोर्सी थे, ये थे। मम्मा प्रेशराइज में सबके सामने मुझे खड़ा कर देती थी और बोलती थी, देखो ये मेरी बेटी है। मुझे खुद में कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं अच्छी दिखती हूँ या मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे से कोई अच्छा इंसान शादी कर सकता है। उसके बाद जब मम्मा को एक सही बंदा मिला, मम्मा ने उससे मेरी शादी करवा दी और शादी के बाद सोचा कि लाइफ सब अच्छी हो जाएगी। मम्मी ने भी सोचा कि अब ठीक है, उसकी हमारी लाइफ में थोड़ा सेटल डाउन होगा, चीजें सही होगी, उसको जॉब नहीं करना पड़ेगा, अपनी लाइफ जिएगी अपने हिसाब से।
लेकिन वह नहीं हो पाया। शादी जब हुई, शादी के कुछ टाइम तक सब ठीक चल रहा था और 4th मंथ में मैं प्रेग्नेंट हो गई। मुझे मेरी बेटी हुई। बेटी जैसे ही हुई पता चला हस्बैंड जॉब नहीं कर रहे हैं। हस्बैंड का जॉब छूट गया, जो भी काम वो करते थे वो छूट गया। शादी के बाद जो मैंने ब्रेक लिया था विद इन 20 डेज, मुझे मेरी बेटी के जन्म के से 20 दिन के बाद मैं जॉब ढूंढने के लिए साइबर कैफ़े जाने लगी, इंटरव्यूज़ जाने लगी और जॉब ढूंढ जब मैं जाती थी इंटरव्यूज़ के लिए, मेरी बच्ची घर पर रोती थी, मेरे कपड़े गीले हो जाते थे, कमीज गीली हो जाती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बच्ची को भूख लगी है, लेकिन मैं नहीं कुछ कर पाती थी क्योंकि हालात फिर वहीं आके खड़े हो गए थे जहां से मैंने स्टार्ट किया था। शादी के बाद भी की स्ट्रगल है, जॉब खुद करना है, खुद कमाना है और खुद का ख्याल भी खुद ही रखना है। ऐसे ही शादी में चलता गया। मतलब मम्मा को भी ऐसा लगा था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं होता शादी के बाद। अगर आप एक राइट इंसान से शादी नहीं करो। जॉब करती रही, 13 साल चले गए, उसके बीच उन्हीं बीच में 7 साल के बाद मुझे मेरा बेटा हुआ तो एक उम्मीद जगी कि अब शायद लाइफ अच्छी हो जाएगी, हम दोनों के बीच में प्यार हो जाएगा, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा और हम अच्छे से जिएंगे। लेकिन उसके बाद भी कुछ ना हो सका। 13 साल जब बीत गए, रोज घर में झगड़े होते थे, रोज कुछ ना कुछ होता था। अब बेटी बड़ी हो रही थी, बेटी को समझ में आ रहा था कि घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो ये सोचा कि एक दिन बस बहुत हो गया। जब भी कुछ बीमार होते थे, बच्चे या पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, मेरे हस्बैंड मुझे मम्मी के यहाँ भेज देते थे कि वहाँ चली जाओ, वहाँ सही हो जाएगा। लेकिन कब तक ऐसे करती। तो सोचा कि एक दिन निकल ही जाओ घर से, क्योंकि बच्ची अब बड़ी हो रही है, उसको समझ आ रहा है, उसके दिमाग पे असर पड़ेगा। वो एक टूटा घर देखेगी, अलग घर देखेगी, कुछ घर देखेगी तो ठीक है, टूटे घर में झगड़े देखती रहेगी तो वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं होता एक बच्चे के लिए। तो मैंने घर छोड़ना बेहतर समझा और अपने दोनों बच्चों को लेके मम्मी के वहाँ शिफ्ट हो गई। भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया, भाइयों ने बहुत संभाला, लेकिन खानदान वाले होते हैं जो टिप्पणी करते हैं कि घर छोड़ के आ गई। हस्बैंड अच्छा था, उसको छोड़ दिया, इसको आवारागर्दी करनी है इसीलिए आ गई। कोई अंदर की बात नहीं जानता और नहीं समझता कि क्या हो रहा है। तब डिसाइड किया, और सैलरी भी कुछ ऐसी थी नहीं। मैं 15,000 कमा रही थी। 15,000 में 2 बच्चे संभालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है लाइफ में। अच्छी पढ़ाई देना, अच्छा एजुकेशन देना नहीं पॉसिबल होता। तो सोचा कि बाहर जाऊं और कुछ जॉब करूं। मैंने डिसाइड किया कि मैं दुबई जाऊंगी। मम्मी से मैंने पैसे उधार लिए, 1.5 लाख उधार लिए और मैं दुबई चली गई। मैंने वहां जॉब ढूंढा, बच्चे मम्मी संभाल रही थी। मम्मी ने बहुत हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, बच्चे संभाल रही थी। मैं दुबई चली गई। मेरा छोटा वाला बेटा कुछ 1 साल का भी नहीं था जब मैं उसको छोड़ के दुबई चली गई और खुद को कुछ प्रूफ करना था कि कुछ कर पाऊंगी, कुछ हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे भी जॉब ऐसी 5,000,000,000,000,000,000,000 की मिल रही थी, जो यहाँ वहाँ के खर्चे निकाल के यहाँ कुछ बचता ही नहीं कि मैं वापस कर पाती, अपने बच्चों को संभाल पाती, इतना दूर रह के भी। लेकिन वहाँ मुझे एक चीज़ समझ में आई कि परमानेंट मेकअप, हेयर एक्सटेंशंस, आइल्स एक्सटेंशंस, परमानेंट आईब्रोज, इनका डिमांड है। इसकी यह जो भी करता है इसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। तो मम्मा से मैंने कुछ और पैसे उधार लिए और मैंने वहाँ पर सीखा। दुबई से वापस आ गई। लेकिन अब यह था कि लाइफ कैसे जीनी है, क्या करना है, आगे कुछ नहीं पता, कहाँ से स्टार्ट करना है। जॉब करनी है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि परमानेंट मेकअप होता क्या है, कैसे क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और अब भाई की शादी होने पे थी। भाई की शादी होने के बाद मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनके साथ ही रहूं, उन पे और बोझ बनूं, उनकी लाइफ को और स्ट्रगल बनाऊं। तो मैं अपने बच्चों को लेके अलग शिफ्ट हो गई। मैंने एक छोटा सा फ्लैट रेंट पे लिया और अपने बच्चों के साथ शिफ्ट हो गई। मेरी बेटी और बच्चे बहुत समझदार हैं, वह मेरा पूरा साथ देते हैं। मेरे स्ट्रगल में मेरा एक पार्ट है, जिनके बिना मैं अधूरी हूँ। वह मुझे बहुत हिम्मत देते हैं कि मम्मा आप जाओ, हम घर पे हैं, हम संभाल लेंगे खुद को। मैं खाली खाना बना के निकल जाती हूँ। सुबह दिन भर मेरे बच्चे अकेले रहते हैं और खुद को संभालते हैं, खुद की पढ़ाई करते हैं और समझते हैं कि मम्मा एक वर्किंग मदर है और अपने आप को उनको संभालना है। जब अकेले रहने लगे तो हम तीनों एक दूसरे की हिम्मत बन गए। फिर ये था कि अब काम कैसे लाएंगे और कैसे करेंगे, कितना कर्जा और मम्मी से लेंगे, कितना बोझ भाई पे और बनेंगे। और जॉब्स बहुत ढूंढे, पहले वाले जॉब्स में गैप हो गया था तो वो भी नहीं हो पा रहा था। और परमानेंट मेकअप जो सीख के आई थी उससे लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे चलेगा। फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखा। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद सोचा कि कुछ कर पाएंगे। तो कुछ फ्रेंड्स थे जो जिनसे मैं मिली, जिन्होंने मुझे बोला कि आप हमारी वर्कशॉप्स अरेंज करवाओ, हम आपको पैसे देंगे, कमीशन पे काम करेंगे। अब उसके लिए जगह जब वो लोग रेंट पे लेते थे तो वो उनको एक्सपेंसिव पड़ती थी, तो मैंने अपना घर रेंट आउट किया, उनकी वर्कशॉप्स के लिए उनके लिए खाने बनाए, उनके लिए स्टूडेंट्स अरेंज किए और वर्कशॉप्स की, उसमें से चल जाता था।
लेकिन वह भी पूरा नहीं पड़ता था कि क्या होगा, बच्चों की फीस कैसे जाएगी, घर का रेंट कैसे जाएगा और घर के खर्चे कैसे चलेंगे। तो बहुत सारे स्ट्रगल के बाद कभी कभी दोस्तों से पैसे मांग लिए, भाइयों से पैसे मांग लिए, लेकिन कब तक चलेगा और कब तक क्या करूंगी। तब सोचा कि खुद का भी कुछ करना है। जब वर्कशॉप्स अरेंज कर रही हूँ, एक बार मैंने एक वर्कशॉप्स अरेंज की। मेरे बच्चे की फ़ीस भरनी थी और मैंने वर्कशॉप्स अरेंज की, और जो फ्रेंड के लिए वर्कशॉप अरेंज की थी उसने आने से मना कर दिया। उसने बोला कि मैं नहीं आ पाऊंगा, आज नहीं हो पाएगा। हसीना और स्टूडेंट शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे। उस दिन रियलाइज हुआ कि मतलब मैं पूरी तरह से किसी पर डिपेंडेंट हूँ, और अगर वो नहीं होगा तो मेरा काम तो रुक ही जाएगा। मैं कैसे अपने बच्चों को पाल पाऊंगी और कैसे रेंट दे पाऊंगी। तब सोचा कि जब मैंने सीखा है परमानेंट मेकअप, जब लोग मेकअप के लिए वर्कशॉप्स में आ सकते हैं तो परमानेंट मेकअप के लिए भी आ सकते हैं, और मैं सिखाऊंगी। तब मैंने फिर क्लाइंट्स करना शुरू किया, और क्लाइंट करने के बाद कितनी बार तो क्लाइंटों से एडवांस पैसे लिए हैं कि आप मुझे एडवांस दे दो। 2 सेशंस के 3 सेशंस के साथ में पैसे ले लेती थी ताकि मैं अपने बच्चों का खर्चा दे पाऊँ, स्कूल की फ़ीस दे पाऊँ, उनको एक अच्छी लाइफ दे पाऊँ, उनको एक अच्छी पढ़ाई दे पाऊँ, ताकि वो आगे चल के मेरी जैसी लाइफ स्ट्रगल ना करें, मुझ जैसे ना बने। ऐसे ही गाड़ी चल रही थी जब मेरा एक फ्रेंड मिला जिसका काम था, मेकअप आर्टिस्ट था वो, और मेकअप सिखा भी रहा था। उसकी एकेडमी चल रही थी। तब उसने मुझे ऑफ़र किया कि मेरे पास मेरे स्टूडियो में जगह है, आप आओ और वहाँ पर क्लाइंट करो। तो डिजिटल मार्केटिंग तो कर रखी थी, कुछ कुछ क्लाइंट्स करने लगी, एक आधा जाते थे और वो हिसाब से क्लाइंट्स करने लगे। जब क्लाइंट्स थोड़े से लगे कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अच्छा चल रहा है, तो वही फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि हम अपना एक अलग से स्टूडियो और एकेडमी खोलते हैं और आप अपना काम वहाँ से शुरू करो अच्छे से। तब हमने पैसे लिए, कुछ भाई से पैसे लिए, कुछ उससे उसने अपने अरेंज किए, और हमने एक छोटा सा स्टूडियो डाला जहाँ कभी क्लाइंट आते थे तो कभी कोई नहीं आता था। हम दोनों मिलके झाड़ू भी लगाते थे, कचरा उठाते थे, डस्टिंग करते थे, और दिन भर ऐसे ही वेले बैठे रहते थे कि आज एक क्लाइंट आ जाए या कोई आ जाए, कुछ काम हो जाए। लेकिन कभी कभी तो कुछ नहीं होता था, और कभी कभी माशाल्लाह 2 से 3 क्लाइंट भी आ जाते थे। तो एक मोटिवेशन बढ़ा कि हम कर सकते हैं अच्छा और होगा अच्छा। बहुत सारे क्लाइंट किए, खुद को बहुत इम्प्रूव किया, अपनी स्किल को बहुत इम्प्रूव किया, बहुत सारी प्रैक्टिस की, खुद को बहुत अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश की, खुद के ऊपर परमानेंट आईब्रोज की, हेयर एक्सटेंशंस किए, खुद को इम्प्रूव किया। क्योंकि जब तक मैं अच्छी नहीं दिखूंगी, मैं क्लाइंट को कैसे कंफर्म कर पाऊंगी या कैसे इनकॉन्फिडेंट ले पाऊंगी कि वो मेरे पास आके अपना कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाएगा। मैं परमानेंट आईब्रो करती हूँ तो लोगों का फेस पूरी तरह से चेंज होता है, वो एक नए कॉन्फिडेंट के साथ मेरे स्टूडियो से बाहर जाते हैं। तो जब मैं खुद पे ही कॉन्फिडेंट नहीं हो सकती थी तो मैंने सोचा कि कैसे मैं क्लाइंट को कंफर्म करूंगी। इसलिए मैंने खुद के ऊपर परमानेंट आईब्रो करवाया, हेयर एक्सटेंशंस करवाए, सारी चीज़ें खुद को एक इम्प्रोवाइजेशन दिया, खुद को इस लायक बनाया कि लोग मुझे देख के मेरे पास आए और मुझसे काम करवाएं। अब क्लाइंट्स आने लगे थे, अब काम अच्छा चलने लगा था, मंथली एक्सपेंसेस निकलने लगे थे। तब वो दिन याद आता था कि कुछ नहीं होता था, मंथली एक्सपेंसेस भी नहीं निकलते थे, ना बच्चों की फ़ीस जा पाती थी, ना रेंट जा पाता था। आज माशाल्लाह से क्लाइंट अच्छे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स मेरे पास मुंबई आते हैं सीखने के लिए और ख़ुद को इम्प्रूव करके जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं लोगों को सिखा भी रही हूँ, खुद भी काम कर रही हूँ, खुद तो इंडिपेंडेंट बन ही रही हूँ, अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे रही हूँ। मेरी बेटी आज कॉलेज में है, बेटा मेरा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा है। तो ये एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि मैं एक सिंगल हैंडेडली अपने बच्चों को, एक मदर होके मैंने बहुत अच्छे से अपने बच्चों को पाला है। एक फादर की ज़रूरत महसूस नहीं होती उनको, उनके लिए सब कुछ मैं हूँ। और कोई भी औरत जो एक थान लेके मैं कुछ कर सकती हूँ, कुछ बन जाऊंगी, उसके लिए बहुत स्ट्रगल आते हैं, लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं, लेकिन उसको हार नहीं मानना है। आज मैं एक जीता जाता एग्जाम्पल हूँ आप लोगों के लिए कि एक औरत चाहे तो सब कुछ कर सकती है। आज मैं महीने का 4 से 5 लाख कमाती हूँ और मेरे साथ मेरे कुछ स्टाफ जुड़े हैं, उनका भी घर चलता है मेरे से, और हम एक फैमिली के जैसा रहते हैं और खुद को बहुत प्राउड फील करते हैं। हम लोग हर स्टेट में जाते हैं, इंडिया के हर स्टेट में जाके हम लोग कोर्स करवाते हैं, और अपने आप का मेरा सपना है कि मैं ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट जोड़ूँ, खुद से जुड़ूं और एक ऐसा बनाऊं कि हर औरत अपने आप को इंडिपेंडेंटली और किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़े कि कुछ पैसे के लिए, कुछ खरीदने के लिए, खुद की ज़रूरतें पूरी करने के लिए किसी की ज़रूरत पड़े। हर बच्ची को, हर लेडी को कमाना चाहिए और अपने आप के पैरों पर खड़े होना चाहिए। और आज मेरा तलाक भी हो गया है, मैं अपने हस्बैंड से अलग हो गई हूँ, मैंने खुला लिया उनसे, और इस बात को मैं एक टैबू नहीं मानती कि मैंने खुला लिया था। मैं एक डिवोर्सी हूँ और मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ।
यह मेरे लिए स्ट्रेंथ है क्योंकि रोज रोज के खिचखिच से रोज रोज मेंटल टॉर्चर होने से बेहतर है कि आप एक पीसफुल और इंडिपेंडेंट लाइफ जियो। अपनी खुशी के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए एक ऐसा माहौल दो उनको जहां वो प्राउडली और खुश खुशी से रह सके। एक ऐसा घर नहीं जहां रोज वो किट सुने या रोज उनका मेंटल टॉर्चर हो हर तरह से। तो डिवोर्स लेना एक टैबू नहीं है, वो एक स्ट्रेंथ है आपकी, और एक औरत को वो और स्ट्रांग बनाता है कि वो अपने आप से अपनी ज़िंदगी जी सके और अपने दम पे अपने बच्चों को पाल सके। और आज मैं वही कर रही हूँ। तो मैं जोश टॉक के माध्यम से आप लोगों को सबको ये बताना चाहती हूँ, जो भी महिला या लेडी जो हाउसवाइफ है या जो ऐसे सोचती हैं कि हमने पढ़ाई लिखाई नहीं की, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं और हम क्या क्या ही कर लेंगे अपनी लाइफ में, कुछ नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैं एक 12वीं पास हूँ और आज एक 40 ईयर्स की एज में भी मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ विथ अ स्किल। मैंने स्किल सीखी, मैंने उसको एनहेंस किया और मैंने उससे कमाना शुरू किया। तो ऐसा कोई जॉब नहीं है या छोटा बड़ा जॉब नहीं होता, या फिर आप स्किल सीखिए और उसको एम्पावर करिए, खुद को इंडिपेंडेंट बनाए। भले ही आप घर से ही शुरू करिए, लेकिन कुछ करिए अपने आप के। जब आप खुद के पैसे कमाते हो ना, तो उसकी खुशी ही कुछ और होती है। तो ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ डिपेंड रहूं, हस्बैंड कमाएगा। कुछ घर से ही शुरू करिए छोटा मोटा सा और करिए अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाए। यह मत सोचिए कि मेरी एज हो गई है, 40 हो गई हो। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो 50 के भी हैं, जो अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल होता है उनके लिए कि 50 दे आर रेडी टू स्टार्ट देयर लाइफ। तो हम तो अभी बहुत, हमारे पास तो बहुत टाइम है करने के लिए। तो आप भी करिए। और जोश टॉक को बहुत बहुत थैंक यू कि मुझे यहाँ बुलाया और यह प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं अपनी बात रख सकूँ और आप लोगों तक पहुँच सकूँ। इसमें से अगर 2-3 लोग भी मेरे बोलने से अगर मोटिवेट होते हैं और कुछ कर लेते हैं तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।